बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, दुनिया का 7वां और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, वहाँ की हालत देखें तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ इस शहर की ओनरशिप लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ से इलेक्टेड सूबाई असम्बली के मेंबरान हों या फिर MNAs हों, हर कोई अपनी बेबसी का रोना दिखाई देता है। एक तरफ आप MQM को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि जी सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, सिंध हुकूमत कहेगी कि शहरी हुकूमत काम नहीं कर रही। कहीं पर विफाकी हुकूमत की बात आएगी तो विफाकी हुकूमत ये कहेगी कि नहीं, 18वीं तरमीम के बाद हम कुछ कर नहीं सकते, सूबाई हुकूमत का काम है। लेकिन कराची के अवाम जो हैं वो इस चक्की में पिसते ही चले जा रहे हैं। आज भी कुछ इलाकों में कराची के थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, चंद मिनटों की बारिश ने एक बार फिर से वही सब कुछ किया जो पिछली दफ़ा हमने देखा था। कहीं पर पानी खड़ा हो जाएगा, सैलाब की सी सूरत हाल होगी, इलाकों से बिजली गायब हो जाएगी, कचरे की वजह से ताफुन अलग फैल रहा है, बीमारियां अलग फैल रही हैं, वबाई अमराज जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। फिर पिछले दिनों हमने बड़ा सुना कि अली जैदी साहब जो हैं उन्होंने कचरा उठाने की मुहिम का आगाज़ किया। खुद ही आपने आगाज़ में उनका साउंड बाइट सुन लिया कि जिन्होंने 4 तारीख को 14 अगस्त का कहा था कि हम कायद के पास जाएंगे, उनके मज़ार पे जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे और उनको बता कर आएंगे कि हमने आपका शहर जो है वो साफ़ कर दिया। अब ये शहर कितना साफ़ हुआ है ये प्रोग्राम में आगे जाके हम आपको बताएंगे। कुछ विजुअल्स भी हैं, कुछ फुटेजेस भी हैं कि कचरा कहाँ से उठाकर कहाँ डंप किया गया, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि बात सिर्फ़ और सिर्फ माली नुकसान तक ही महदूद नहीं रहती बल्कि जानी नुकसान भी होता है। पहले भी पिछले दिनों में भी बारिशों में यही हुआ था और आज भी गुलशन मेमार के इलाके में 8 साल 10 साल की उम्र के 4 बच्चे जो हैं वो बारिश का पानी एक जगह पर जमा था और घड़े में डूबकर वो अपनी जान से गए। सो आखिर कौन है जो इस शहर को ओन करे? ये कब तक हम सुनते रहेंगे कि एक जमात का काम है या दूसरी जमात का काम है, एक दूसरे पर इस तरीके से ये जिम्मेदारी का मलबा डाला जाता रहेगा? और फिर एक और मजाक जो इस शहर के लोगों के साथ चल रहा है, कराची का मेयर जो है वो मुस्तफ़ा कमाल को यानी साबिक मेयर को रज़ाकाराना तौर पे, क्योंकि ख़ुद उन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर वो कराची का कचरा उठाकर दिखा देंगे, तो वो उनको हायर कर लेते हैं। और क्या हायर करते हैं? प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज। अगले ही दिन 24 घंटे से कम के अंदर वो उनको फायर कर देते हैं। ये अजीब मजाक जो कराची के लोगों के साथ चल रहा है, आखिर ये कब ख़त्म होगा? इसी पर आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में फैसल बावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं CM सिंध के ऑन लॉ, आपका भी बेहद शुक्रिया। और अरशद वोहरा साहब पाक सरज़मीन पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी मेयर हैं कराची के। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये कराची में यही कहानी चलती रहेगी, यू आर हायर्ड यू आर फायर्ड, इन्होंने नहीं किया, इनका काम था, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ये क्या हो रहा है कराची के लोगों के साथ? बहुत शुक्रिया सादी साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हायरिंग फायरिंग का तो जिन्होंने हायरिंग फायरिंग की है उनसे ही आप पूछें, और ना मेरा जवाब बनता है कि मैं जिस पोजीशन पे अल्लाह ताला ने मुझे बिठाया हुआ है मैं उसका जवाब भी दूँ। नंबर 2 ये है कि देखिए, जहाँ तक बात है कि कौन इसको ऑन करेगा और किस तरह ये होगा, सबको मिलके एक प्लानिंग के तहत, एक टाइमलाइन के तहत, एक फंडिंग के तहत इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। अनप्लान्ड और अनडिसाइसिव वे में आप नहीं कर सकते, कोई एक आदमी नहीं ये काम कर सकता। आज तक क्यों हो रहा है यही तो हो रहा है इतने सालों से। तो जो इसके कराची के ठेकेदार थे, आप 20 साल पहले चले जाएंगी तो मैं उसी नैरेटिव पे जाऊंगा, फिर मैं लोग कहेंगे मैं अपोजिशन कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो हो गया है वो तो हो गया है। अब मसला है कि आगे हमने वे फॉरवर्ड किया। वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए, पीपल्स पार्टी की वहाँ गवर्नमेंट है, 80 अमेंडमेंट के पास उनके पास इख्तियारात है। आपको कोई चीज़ करनी है, आपको सारे स्टेक होल्डर्स को बोर्ड लेना पड़ेगा। मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी मुझे पसंद, मेरी पार्टी को पसंद ना करे, मेरी आइडियोलॉजी उनसे डिफरेंट है, मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों से अग्री नहीं करता, उनकी सियासत से अग्री नहीं करता। लेकिन जब बात आ जाए शहर की, सूबे की, मुल्क की, जो इकनॉमिक हब है, जिधर सबसे ज़्यादा टैक्स आप जमा करते हैं, जो पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से रिवाइव करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सिंध का, उस जगह के ऊपर आपको जिसका मैंडेट है उसका एहतराम आपको करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप उनको बताएं कि जी हमारी भी ये प्रॉब्लम है, हमारा भी ये कराची है, आए बैठे साथ और बताएंगे जी आप क्या कर सकते हैं। MQM है स्टेक होल्डर, पाक सरजमीन है, जमात इस्लामी है, पली जो है, फॉर दैट मैटर एवरीबडी, जिसके पास इलेक्टेड नहीं है उनको भी आप स्टेक होल्डर बनाए। लेकिन जहाँ तक आपका पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, क्योंकि सूबे में उनकी हुकूमत है,
उनको वोट मिले तो उनके पास जाके आप बैठे और उनके साथ आप लेकिन आप ये रविश क्रिएट करेंगे कि जी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अभी सिंध बैराज अब बनाने जा रहे हैं, 1.25 अरब का प्रोजेक्ट है, मेरे फेडरल का वो प्रोजेक्ट है, फेडरल ने कंसीव किया है, मेरी मिनिस्ट्री ने ये कंसीव किया है, मेरी हुकूमत उसको पैसे देने को फंड करने को तैयार है, मेरे पास राइट था कि मैं ये अनाउंसमेंट करके निकल जाता आगे और काम शुरू करता। बट उस पे भी तो उनका गिला था ना कि सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया, वजीर आजम साहब चेयरमैन हैं, सीएम मुराद अली शाह कहते हैं कि मैं तो तैयार हूं, बाकी सूबों के वज़राए आला जो हैं वो मेरे साथ ताउन नहीं करते हैं। 91 में पानी के मुआहदे की रिपोर्ट थी शाहिद खाकान अब्बासी के अकॉर्ड के अंदर हुआ और जो फिर सिंध के साथ हुआ वो तो ऑन रिकॉर्ड है, मैंने भी कहा है कि बहुत जाती हुआ बलूचिस्तान के साथ जाती हुई, वो चीज़ अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, अगर आप स्टेक होल्डर्स को रहे, मुर्तज़ा साहब वहाँ थे, सीएम सिंध थे वहाँ, उनके इरीगेशन मिनिस्टर्स थे, सब ने ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया, यहाँ तक कि मुझे कहा कि आपके पैसे जहाँ शॉर्टफॉल होंगे वहाँ मिलेंगे। अगर आप एक साथ सबको लेके चलें तो सियासत अपनी जगह पे, हमारा मसला भी है कराची के मसले को हल करना। मुर्तज़ा वहाब साहब, स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं ये बात बार बार तमाम ही लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। ग्राउंड रियलिटी आप देखें तो फर्क नजर आती है। कराची के लोग देख रहे हैं, एक तमाशा बना के रखा हुआ है कि नहीं फलां करेगा, उसके इख्तियारात हैं, उसको हायर कर लो, अच्छा मैंने सस्पेंड कर दिया है। ये क्यों रहा है? ये स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं अपनी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं कर रहे? और खास तौर से पीपल्स पार्टी के हवाले से एक सवाल कि एक परसेप्शन बन चुका है कि कराची में पीपल्स पार्टी हुक्मरानी का ख्वाब तो देखती है, लेकिन क्योंकि वहां से मैंडेट नहीं मिलता तो कराची को फिर वो शहरी हुकूमत के रहमो करम पर छोड़ दिया, जो हर वक्त ये रोना रोते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादिया इस आर्ग्यूमेंट को बाय नहीं करता और मैं समझता हूँ मैं खुद इस बात की मिसाल हूँ कि मुझे कराची शहर से वोट नहीं मिले, कराची ने मुझे इलेक्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची की नुमाइंदगी करने का हक़ दिया, मुझे काबीना में बिठाया, मुझे इज़्ज़त बख्शी ताकि मैं कराची के इशूज़ पर काम कर सकूं। मैं कराची का रहने वाला हूं, कराची में पला बड़ा हूं, कराची के मसाइल को समझता हूं और कराची के लिए दर्द रखता हूं। तो मैं समझता हूं ये जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वो इंटरेस्ट कराची शहर में नहीं है, मैं समझता हूं ये स्टेटमेंट अनफेयर है। सईद गनी साहब का ताल्लुक़ कराची से है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है, शैला रज़ा साहिबा का ताल्लुक़ कराची से, इसके अलावा कराची से मुर्तज़ा बलोच साहब का ताल्लुक़ है और 2 और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं हमारे। तो काबीना में तकरीबन 6 अरकान ऐसे जिनका ताल्लुक़ कराची शहर से है। तो पीपल्स पार्टी कराची की अहमियत को समझती है और कराची में डिलीवर करना चाहती है। मैं फैसल वाडा साहब की बात को आगे लेकर चलना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कोई काम आइसोलेशन में नहीं हो सकता, आपको पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना पड़ेगा, लेकिन नीयत होनी चाहिए वो काम करने की। मैं अपनी नीयत आपके सामने इजहार कर दूँ। पिछले 2 माह में वज़ीर आला सिंध ने 2 बड़ी एफ़र्ट्स की तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाने की। पहली एफ़र्ट उन्होंने जून के महीने में की थी कि कराची के जो पानी के मसाइल हैं उन मसाइल को समझने के लिए और उसका हल तलाश करने के लिए उन्होंने तमाम सियासी जमातों को और जो बिज़नेस लीडर्स हैं कराची शहर के उनको मदऊ किया, जिसके अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, PTI हो, पाकिस्तान पाक सरज़मीन पार्टी हो, ANP हो, जमात इस्लामी हो और हमारे चेंबर वाले हों, तमाम को मदऊ किया गया और 5 घंटे 5.5 घंटे बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू की गई इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पानी का मसला हल करने के लिए हम सबको साथ बैठना पड़े तो हम सब साथ बैठना चाहिए। उसके बाद कराची की जो गंदगी का मसला है, इसके लिए वज़ीर आला ने जुलाई में फ़ैसला किया कि अगर सॉलिड वेस्ट काम नहीं कर रहा, अगर KMC DMC काम नहीं कर रही, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि सिंध गवर्नमेंट ख़ुद ये काम करेगी और उन्होंने DCs को और कमिश्नर साहब को ये टास्क दी कि मुझे कराची हर हालत में साफ़ सुथरा चाहिए। उसके बाद कराची के अंदर एक साफ़ सफाई की कैंपेन स्टार्ट की गई, जिसके बाद अली जैदी साहब ने एक पैराशूट एंट्री मारी। हमारा बुनियादी गिला ये था कि अली जैदी साहब ने एक अच्छे जज्बे से काम तो स्टार्ट किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई प्लान नहीं था, उनके पास वसाइल नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे। और आपने देखा कि जब उन्होंने ये क्लीन कराची इनिशिएटिव स्टार्ट कर दिया, इनिशिएटिव स्टार्ट करने के बाद वो फरमाते हैं कि जी मुझे 1 अरब 70 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने चंदा मांगना शुरू कर दिया। भाई आप फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो,
कराची इस मुल्क को कमा के देता है। फेडरल गवर्नमेंट के अपने स्टेक्स हैं इस शहर में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब इस शहर से हुआ है, गुलशन इकबाल से वो इलेक्ट हुए हैं। आप कैसे चंदा मांग सकते हो? मैं समझता हूँ बड़ी मायूसी हुई। बट बाहर कैफ उन्होंने कचरा एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकना शुरू किया, और इस बात का एतराफ़ उन्होंने खुद किया सादिया, जब उन्होंने अपनी क्लीन कराची इनिशिएटिव के तकरीबन कोई 20 रोज़ बाद वज़ीर बल्दियात को एक ख़त लिखा, और उस ख़त में वो कहते हैं ज़रा अपनी लैंडफिल साइट की निशानदही कर दें ताकि हम वहाँ कचरा फेंक सकें। मैं समझता हूँ ये इस बात का सबूत है कि 20 रोज़ तक उनको नहीं पता था कि कचरा डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है। और ये बात सादिया आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के DMC सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब भी कह रहे हैं। उन्होंने मेयर कराची को इन राइटिंग लिखा है, उन्होंने कहा है कि जी आप पाबंद करें KPT को, FWO को, कि वो कचरे को लैंडफिल साइट तक ले जाएं। ये इस बात को शो करता है कि अली जैदी साहब को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से उन्होंने मैं इस पे दोबारा भी बात करेंगे। आप ठीक है, चलें, आप जो कह रहे हैं पॉइंट वेल टेकन, बट द थिंग इज कि 21 साल जो है वो पीपल्स पार्टी ने सूबे को रूल किया है। पिछले 11 साल से तो मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ऑब्वियसली सवाल आप लोगों से भी लोग करते हैं। मैं इस पे आती हूँ दोबारा, लेकिन अरशद वोरा साहब से पहले मैं जान लूं, ये जो हमने पिछले दिनों एक अजीब सा फिल्मी मनाजिर देखे कि मेयर कराची जो हैं, मैं आती हूँ मुर्तज़ा साहब, मैं आप दोबारा आते हैं अरशद वोरा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें कि भाई वो मेयर कराची ने क्या कहा कि भाई हायर कर लिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज, फिर फायर करने की नौबत क्यों आई, सस्पेंड करने की नौबत क्यों आई, और साथ ही साथ आज मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो अदालत चले गए, उन्होंने अपनी जो मुअत्तली है वो चैलेंज कर दी। अरशद वोरा साहब, ये क्या ड्रामा लगा हुआ है कराची के लोगों के साथ? कभी हायरिंग होती है, कभी फायरिंग होती है, कभी वो इख्तियार उनको कचरा उठाने का तो है नहीं, बाकी चीज़ों का है नहीं, उन्हें ये इख्तियार आ जाता है कि वो मुस्तफ़ा कमाल को प्रोजेक्ट डायरेक्टर हायर करेंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब चले गए कि जी गैर कानूनी मुअत्तली हुई है मेरी, तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अच्छा, मैं ये क्लियर कर दूं, मुस्तफा कमाल साहब अदालत में नहीं गए, कोई शहरी अदालत में गया है। मुस्तफा कमाल साहब अदालत में नहीं गए, वो तो कश्मीर गए हुए हैं, कल वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। खैर एनीवे, मैं आपके सब्जेक्ट पे आ जाता हूँ। जो सब्जेक्ट आपका है, जिस कचरे की हम बात कर रहे हैं, सारी दुनिया में ट्रैश, सारी दुनिया में ट्रैश जो है उसको, ट्रैश इज अ ट्रेजर। हमारे अनफॉर्चुनेटली ट्रैश हैज बिकम अ थ्रेट। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जिस तरह भी बात हो रही थी, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं थी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बन गया। जब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बन गया तो दो हुकूमतें थी, एक जो है बल्दियाती हुकूमत थी जो कि MQM की थी उस वक्त, और दूसरी जो है सिंध गवर्नमेंट विच वॉज पीपल्स पार्टी। अच्छा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो पीपल्स पार्टी के अंडर में आया, लेकिन उसको जो है देखना था DMCs के चेयरमैन ने। अच्छा, उस एग्रीमेंट को, जिस वक्त ये एग्रीमेंट हो रहा था, तो मेरा ये ओपिनियन था कि हम इस चीज को, क्योंकि अगर ये आधा तीतर आधा बटेर रहेगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। तो मैंने कोशिश करके, जब ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ में जब पहले इंप्लीमेंट हुआ था, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का जो चेयरमैन MQM का था, मैं भी उस वक्त MQM में था, मैंने कन्विंस करके लोगों को, और मैंने वो एग्रीमेंट किया था। उस एग्रीमेंट में मैंने अमेंडमेंट्स भी की थी, और अमेंडमेंट्स ये थी कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जिम्मेदार होगा तमाम जो भी वेटेज होगा कि इतना कचरा आज उठा, इतना नहीं उठा, और उसकी क्लियरेंस करने के बाद जो है वो पेमेंट की जाएगी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक शिक थी जो मैंने उसमें ऐड की थी, और DMCs के चेयरमैन को इख्तियार उसमें मिल गया था। अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल उसमें नहीं हुआ। आज जो है 4 डिस्ट्रिक्ट कराची के जो हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट सॉरी, वो जो है वो खुद अपने कचरे को मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें DMC सेंट्रल है, DMC कोरंगी है और DMC आपका वेस्ट है। ये तीनों जो हैं, ये तीनों के चेयरमैन जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं। बाकी जो 3 है उसमें से 2 के पीपल्स पार्टी के और 1 के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जो मैंने आपको बताया कि मैंने एग्रीमेंट उस वक्त करवाया था। आज अगर कचरा नहीं उठ रहा तो वो कचरा ना उठना जो है वो DMC के चेयरमैन जिम्मेदार हैं, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड उठा रहा हो, चाहे वो जो है चेयरमैन खुद अपने तौर पे उठा रहे हो। क्योंकि जब DMCs अपने तौर पे जो कचरा उठा रही हैं तो फिर उनको वो पैसा मिलता है जो उन्होंने तनख्वाह में भी देना होता है, अपने जो स्वीपर्स हैं उनको, दूसरे स्टाफ को, उनको डीजल के पैसे भी मिलते हैं, उनके पास ट्रकों के पैसे भी होते हैं जिन ट्रकों को उन्होंने ठेका देना होता है। तो दे हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज आर देयर। इसी तरीके से
अब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की अगर जिम्मेदारी बनती है तो वहां पे भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसको, अगर आपका चेयरमैन सही मॉनिटर नहीं कर रहा तो फिर देन द चेयरमैन इज रिस्पॉन्सिबल। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को तो हम बाद में जाके पकड़ेंगे। मैं यहाँ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की वकालत नहीं कर रहा। दे आर रॉन्ग, डेफिनेटली दे आर रॉन्ग। जीटीएस पे कचरा जाना चाहिए। शुरू में बड़े इंस्टेंसेस इस तरह के भी हुए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रकों को बरकाते हैदरी पे पकड़ा गया है जो वहां ले जाके समंदर में कचरा फेंक रहे थे। तो ये सारी चीजें, तमाम चीजें मॉनिटर करने की होती हैं। रही बात ये कि कचरा नहीं उठ रहा, कचरा उठ सकता है विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। इसी पे मुस्तफा कमाल ने कहा था। मुस्तफा कमाल ने ये नहीं कहा था कि आप मुझे ये दे दें। उन्होंने एक बात कही कि जो है मैं 3 महीने में कराची का कचरा साफ कर सकता हूँ। मेयर साहब ने कहा ये ब्लॉक कर रहा है तो मैं भी ब्लॉक कर लूं। मैं जो है उनके नाम का एक लेटर इशू कर देता हूं, लो भाई मैं तुमको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाता हूं। उसे मेयर को ये अंदाजा नहीं था कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, और उस चैलेंज को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड देन व्हेन ही वेंट, और तो फिर उनको बाद में अंदाजा हुआ कि शायद ये करके ही दिखा दें, और अपनी उनकी जमात के लोगों की तरफ से भी मुखालफत का सामना करना पड़ गया। उन्होंने कहा कि 3 दिन अगर मैंने अगर 3 दिन दे दिए, अगर 3 दिन दे दिए तो 3 दिन में तो ये जो है बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा इनकी पार्टी का। कि देखें, मैं शुरू से पहले दिन से एक ही बात करता रहा हूं कि करप्शन करप्शन एंड करप्शन। सिर्फ और सिर्फ इस शहर को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। इनको जितने फंड्स मिले हैं, ये फंड्स को अगर ये सही तरीके से यूटिलाइज करते तो आज कराची शहर की ये हालत ना होती। इन्होंने तकरीबन, आप ये समझ लें कि 20 अरब रुपए का फंड्स भी है, रिसोर्सेज भी हैं आप, और आपने ये भी बता दिया कि 88 करोड़ का खर्चा तो उन ट्रकों के फ्यूल का है। इसमें उठाना होता है। एक ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे मजीद बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अरशद वोरा साहब ने ये जो अभी इंकशाफ किया है, ये मेरे लिए भी नया था मिनिस्टर साहब, कि 88 करोड़ उन फ्यूल पे जा रहा है जो ये ट्रक कचरा उठाने वाले हैं। तो रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, फंड्स भी मौजूद हैं, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा, और फिर भी अगर ये हर वक्त कराची के अवाम सुनते रहेंगे कि जनाब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखिए वोरा साहब की बात को मैं वेटेज इसलिए दूंगा कि ये ख़ुद भी डिप्टी नाज़िम रहे और बड़े ही काबिल आदमी है। ज़ाती तौर पे भी मैं इनको जानता हूँ, बड़े अच्छे कारोबारी भी हैं। ही नोज़ हिज बिज़नेस वेरी वेल। इट्स अनफॉर्चुनेट कि जो भी हुआ, लेकिन अगर 88 करोड़ रुपए फ्यूल के ऊपर खर्च हो रहे सिर्फ सेंट्रल डिवीजन से, तो ये लम्हा फ़िक्रिया तो है ही, लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न इसलिए ज़्यादा हो गया है कि इसका मतलब कि फंड्स की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी हो प्रॉब्लम, लेकिन 88 करोड़ रुपए, 88,000 की बात नहीं, 8800 की बात नहीं हो रही। नंबर 1। नंबर 2 ये कि कंसेंसस अगेन, क्योंकि लोकल बॉडीज़ के लॉज चेंज किए गए थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट कुछ इधर है कुछ उधर है, वो भी एक इशू है। ठीक है, अब इसका कंसेंसस कैसे बन सकता है, उसका वे फॉरवर्ड क्या? हम एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे, ब्लेम करते रहेंगे, अगले 30 साल भी गुजर जाएंगे। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है ना कि अगर फंड्स इस तरीके से मिसयूज हो रहे हैं। वजीर आजम साहब का तो हमेशा से वो करप्शन के खिलाफ एक है ना स्टैंड, एक मौकफ है उनका, तो यहाँ जो करप्शन हो रही है वो कौन देखेगा? करप्शन पूरे पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में पिछले 35 साल से, जब भी हम 30,000 अरब के खसारे में चले गए, कर्ज में चले गए। के खिलाफ गए भी थे अदालत। अब वो अलग बात है कि अब आपके इत्तेहादी हो गए तो देखिए मैं आपको फिर बहुत सारी चीजों में मसले आड़े आ जाती हैं। मैं आपको उसके अंदर ही बड़ा क्लियर कर दूं। देखिए जो एमक्यूएम का स्टांस था वो ये था कि हम इलेक्शंस को प्रोब करेंगे कानूनी तौर पर। अलायंस में भी हमारे इसी तरह जो मेरा स्टांस था या स्टैंड था वो भी कानूनी तौर पे था। तो हम दोनों, लेकिन आपके अपने कैबिनेट कॉलीग वो तो तारीफें करते नहीं थकते, वो तो खड़े हो जाते हैं जाके मेयर साहब के साथ कि मेयर जो कह रहा है वो सही कह रहा है। देखिए जी, मैं बाकी सब गलत हैं। देखिए सऊदी साहब, और ये जो हमने आपको विजुअल्स दिखाए हैं इस पे भी बता दें, 14 अगस्त को तो उन्होंने कायद को जाके बताना था कि साफ हो गया। अली जैदी साहब की अगर आप बात करेंगे तो देखिए उन्होंने अगर एक इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, टाइमलाइन नामुनासिब है, और टाइमलाइन 14 दिन तो क्या 14 हफ्ते तो क्या 14 महीने में भी नहीं काम हो सकता। अगर आप एक प्लान के साथ सारे स्टेकहोल्डर्स बैठ जाए होता तो आप ये देखें वहां जाके आप वो पैसे मांग रहे होते, आप चंदा मांग रहे होते, ये काम आप इस चीज के अंदर फिर एक अच्छी साइड भी देखें, वो ये कि अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास खजाने में कुछ नहीं है
और एक मसला भी है, तो एक आदमी क्या करेगा, एक आदमी चंदा ही मांगेगा ना हेल्प करने के लिए, हालात के लिए। लेकिन जो मुर्तज़ा साहब की बात है, वो चंदे से डैम भी बनना था बाय द वे। देखिए मेरी बात से, जहाँ से चंदे की डैम की बात है, वो चंदे का डैम सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाँ। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे रिलीज होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इन्वेस्ट करना, ना वजारत का कोई ताल्लुक है, ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कोई ताल्लुक है। और चंदे से डैम एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी पाकिस्तानियों को कि वो एहसास करें और आगे बढ़े। उसमें जिन्होंने भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन की, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जो अभी हमारे पास अमाउंट है वो चंदे से डैम तो नहीं बन सकता, लेकिन एक कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिविटी हमें नजर आई पाकिस्तानियों के अंदर से, और आई एम श्योर कि वो इवेंचुअली और होती रहेगी। अच्छा। जो बात अभी कंसर्न की है वो ये है कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए। देखिए चोरी तो हर डिपार्टमेंट, हर सूबे, हर जगह पे 35 साल से रही है। तो ये तो आप बात नहीं कर सकते कि 88 करोड़ की सिर्फ चोरी है, अरबों रुपए की चोरी है, हर डिपार्टमेंट में चोरी है, हर मिनिस्ट्री में चोरी है। इसको तो आप अभी क्वेश्चन ना करें। इसीलिए आपने देखा कि वो एक एहतसाब का अमल चल रहा है, उसको हम डिबेट कैसे करें। अभी हमारा डिबेट ये हुई थी कि इस इशू को रिजॉल्व कैसे करें। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सिंध हुकूमत को हेल्प करना पड़ेगा, फेडरल गवर्नमेंट को फाइनेंशियली भी साथ बैठना पड़ेगा, एमक्यू को साथ बिठाना पड़ेगा, पाक ज़मीन को, कराची के सारे स्टेक होल्डर को बिठाना पड़ेगा, कारोबारियों को बिठाना पड़ेगा। इस मसले को आपने वॉर फुटिंग्स के ऊपर अपनी जिम्मेदारी लेकर, देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, अवाम है, अवाम को आज एक जगह से कचरा साफ कर दे, कल आपको वहीं मुद्दा कचरा मिलेगा। ठीक है, तो वो इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है। आप अपने घर को तो साफ रख सकते हैं, लेकिन अपनी सड़कों को साफ रखना नहीं चाहते। बट ये जो आप बात कर रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, ये असल चीज ये है कि हल कैसे निकालना है। बातें तो सब करते हैं, बैठ भी जाते हैं, मीटिंग्स भी हमने माजी में देखी हैं कि जनाब सब बैठ गए, फैसला हो गया कि अब इसको जो है वो वॉर फुटिंग पे काम करेंगे, बट होता नहीं है। इंटेंशन अगर क्लियर हो और करने की नीयत हो, ये काम कल से शुरू हो सकता है। बट मुर्तज़ा वहाब साहब, सादिया, क्यों वाकई इन चीजों को देखते हुए, बारिश होती है, वो कचरे से लाइनें चौक हो जाती हैं, पानी नहीं निकल रहा होता, ताफुन फैल रहा होता है, फिर करंट लगता है, बिजली चली जाती है, करंट कहीं पर आ जाए वहां पे अमवात हो जाती हैं, वॉर फुटिंग पे कैसे करें? सादिया, मैं पहले एक सिर्फ अपना पॉइंट बना लूं, फिर आई विल कम एंड एड्रेस योर क्वेश्चन। देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाला नोटिफिकेशन था, इसका इशू होना और बाद में विड्रॉ हो जाना, ये इस बात को शो करता है कि इशू इख्तियारात का या माली वसाइल का नहीं है, इशू नीयत का है। और अरशद वोरा साहब का एक माजी का स्टेटमेंट, जिस ज़माने में ये डिप्टी मेयर थे, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया था, कराची वालों को बताया था कि मेयर साहब की नीयत नज़र नहीं आती काम करने की। तो मैं समझता हूँ नीयत का फुकदान है, हमें नीयतों को ठीक करना पड़ेगा। मैं गुजारिश आपके सामने ये करना चाहूँगा कि जिस दिन हम सब अपने अपने काम से सच्चे हो गए, उस दिन मसाइल का हल होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम अपने काम से सच्चा होने को तैयार नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बड़ा एहतराम करता हूँ मैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो कराची से इलेक्ट होते हैं, कराची तशरीफ़ लाते हैं, कराची वालों को कहते हैं मैं 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज आपको दे रहा हूँ। आज उस ऐलान को 8 माह हो गए सादिया, कराची वाले पूछ रहे हैं वो 162 अरब रुपए कहाँ हैं। गवर्नर साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं 50 अरब का ऐलान हो गया। कल एक टीवी इंटरव्यू में गवर्नर साहब ने कहा 42 अरब रुपए हमने मुख्तस कर दिए। मैं समझता हूँ सबसे पहले हर किसी को अपनी कमिटमेंट शो करनी पड़ेगी। अगर अली जैदी साहब अपना काम स्टार्ट करने से पहले, जैसे फैसल वाडा साहब कराची आए और उन्होंने सिंध बैराज के सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लिया, सिंध की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की, अगर अली जैदी साहब भी इसी तरीके से आते, हमें कॉन्फिडेंस में लेते और वफाक से कोई ना कोई माली वसाइल लेकर आते, तो मैं समझता हूँ इस मामले को सही तरीके से एड्रेस किया जा सकता था। मैं आज भी आपको सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको अश्योर कराता हूँ कि हम सब नेक नियति के साथ बैठ जाएं, फॉरगेट पॉलिटिक्स। कराची की आवाम फैसला करेगी कौन उनके साथ मुखलिस है, कौन नहीं है, किसने उनके वोट के साथ वफा की, किसने नहीं की। लेकिन खुदारा आज टेबल पर बैठे, मसाइल को आइडेंटिफाई ना करें, मसाइल का हल तलाश करें। और मसाइल का हल तब तलाश होगा जब अगर सिंध हुकूमत कचरा उठाए तो कोई और कचरा डाल ना दे, अगर सिंध हुकूमत लाइन को क्लियर करे तो कोई उसके अंदर बोरी, तकिए ना डाल दे, डेबरी ना डाल दे। सिमिलरली अगर कोई और शख्स काम करने की कोशिश करे, अली जैदी साहब काम करने की कोशिश करे, मुस्तफ़ा कमाल साहब काम करने की कोशिश करें, तो हमें उसके अंदर रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। हम सबको मिलकर काम करना होगा और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ये काम करने को तैयार है। मैं आज भी आपके चैनल के तवज्जुह से ये ऑफ़र करता हूँ तमाम सियासी जमातों को कि आइए कराची के कचरे पे खुदारा सियासत नहीं कीजिए, खुदारा सियासत नहीं कीजिए। कराची का कचरे का एक बड़ा बहुत बड़ा मसला है। अभी ये जो नालों की सफाई का सुन रहे थे तो बड़ी हैरत हुई
बड़ी हैरत हुई मीडिया पे जिस तरीके से रिपोर्ट्स आती थी, ये रेत की, सीमेंट की और पत्थरों की, और ये वाली बोरियां तो छोड़ देना, मोटरसाइकिलें भी निकल आई नालों की सफाई में से, तो कैन यू बीट दैट? मतलब ये तो हाल है वहां पे। बट मुझे अरशद वोहरा साहब, ये जो बात सब कर रहे हैं कि बैठना है, सोचना है कि जी होना क्या चाहिए, इंटेंशन का फुकदान है, रिसोर्सेज भी हैं, आप तीनों जो यही बात कर रहे हैं, ड्रास्टिक मेजर्स क्या हो सकते हैं इस वक्त, कैसे हल निकल सकता है? अगर मैं आपसे पूछूं वो 2-3 इकदामात किसकी तरफ से हों और क्या हों? देखें, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं। अभी मुर्तजा साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि नेक नियति चाहिए। ये मैं आपको आज लिखकर देने को तैयार हूं कि ये नेक नियति नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त बल्दियाती इदारों की, मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात नहीं कर रहा। मैंने साथ काम किया हुआ है। फैसल वाडा साहब ने 10 अरब रुपए का चोरी का केस किया हुआ है। जिस आदमी के ऊपर चोरी का केस किया हुआ हो, उसकी नीयत आज भी ये है कि 162 अरब रुपए आ जाए। मैं आपके चैनल के तवसुत से प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, फैसल वाडा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर से कहें कि खुदारा पहले कराची की प्रायोरिटीज, कराची के प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोजेक्ट आया जरूरी है या नहीं है। ये जिस तरीके से 162 अरब रुपए, वो मेयर साहब तो इनकी शिकायतें करते हैं वजीर आजम को, वो कहते हैं इनको कंट्रोल करें। मैं एक रिक्वेस्ट है, एक बड़ी पूरी बात सुन लीजिएगा प्लीज। कल जो है अभी मुर्तजा वहाब ने ये कहा कि जो है गवर्नर साहब ने कल कहा कि 42 अरब रुपए का कोई पैकेज नहीं। उन्होंने ये कहा था कि 42 अरब रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उस 162 अरब में से नहीं है। ये गलत, ठीक है, ये वो पैसे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब ने, खाकान अब्बासी ने 25 अरब का एक पैकेज ग्रीन लाइन की सूरत में दिया था, तो कुछ पैसे ग्रीन लाइन के और उसके अलावा जो है एक 25 अरब का बिल्कुल बॉन्ग की तरह जी 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 जी। सिर्फ मैं इस कता कलामी माफ सादिया, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये नहीं, एक से वर्षद भाई, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, ये स्टेटमेंट गलत है कि 42 अरब रुपए मुंतकिल किए गए हैं। आप फैसल वाडा साहब को बोले वफाकी हुकूमत के बजट में से वो 42 अरब रुपए कहाँ पड़े हुए, कहाँ से ट्रांसफ़र किए गए, इसका सबूत पेश कर दें। ये सब गलत है। कराची वालों को ट्रक की बत्ती के पीछे इन लोगों ने लगा दिया है। खुदारा ऐलानात ना करें, अमली तौर पर दिखा दें कि 42 अरब रुपए हैं। मैं अपने स्टेटमेंट को विड्रॉ करूंगा और मैं बिल्कुल के साथ काम करूंगा। बहरहाल मैं फिर यही कहूंगा कि देखें, जब तक ये पैकेज के नाम पे ना चोरी का रास्ता बनता है, ये जो पैकेजेस अनाउंस होते हैं ना, ये होता है चोरी का रास्ता। आप एक प्रोजेक्ट अनाउंस करें, ग्रीन लाइन 25 अरब का, 25 अरब उसके लिए दे दें, ग्रीन लाइन कंप्लीट हो, दैट्स इट। ये जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के पैकेजेस आते हैं ना, कि ये 40 अरब का हो या 162 अरब रुपए का पैकेज हो, ये सिर्फ और सिर्फ चोरी का तरीका है, चोरी की वारदात का तरीका है। ये एक नया तरीका निकला है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कराची के, क्या ये तो हमारे टैक्सों का पैसा है ना, ये पाकिस्तान की आवाम के टैक्सों का पैसा है, कराची की आवाम के टैक्सों का पैसा है। खुदारा इसकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये रॉन्ग, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। इसी 162 अरब रुपए में इन्होंने जो है कोई 40-50 अरब रुपए तो जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट है मुख्तलिफ, कहीं पे 5 MGD का, कहीं पे 10 MGD का, कहीं पे 25, ये टोटल 50 MGD भी नहीं बनता। अगर आप इतने ही सीरियस हो तो 162 अरब छोड़ें, आप 70-80 अरब रुपए का K4 के लिए पैसे दे दें, 650 MGD कराची को, पूरे कराची को पानी मिल जाएगा। 50 MGD नहीं, 650 MGD K4, और उसके लिए आप 80 अरब रुपए। तो ये 42 अरब वाला जरा बता दें, मिनिस्टर साहब से पूछ लेते हैं कि ये वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ गए फंड्स, और साथ वो जो 162 अरब का दोबारा से मुतालबा है, वज़ीर आज़म साहब ने खुद अनाउंस किया पैकेज। देखिए जी, एक सेकंड वो से मैं जवाब ले लूं, फिर मैं देखिए, सबसे पहले तो सादिया साहिबा कि मैं आपके प्रोग्राम का एडवांटेज लेते हुए और आपके चैनल का, कि अभी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करप्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, मसले को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। आइडेंटिफाई जो चीज़ नहीं हो रही, वो हल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, वे फॉरवर्ड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। मैं आज आपके तवज्जो से इनवाइट करता हूँ कि गवर्नर हाउस में मीटिंग अरेंज करें, मुर्तज़ा साहब आए, CM हाउस में रखते, CM हाउस में रखे, MQM को बुलाए, पीपल्स पार्टी साथ बैठे, पाक सरजमीन पार्टी को बुलाए, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए, बिठाए, हल मसला हमें पता है,
मसले की करप्शन भी हमें पता है, ब्लेम्स भी हमें पता है, किसने क्या किया वो भी हमें पता है। देखिए प्राइम मिनिस्टर का जब लेवल उस पोजीशन पे आएगा, हम सब प्राइम मिनिस्टर के आर्म्स ही है ना, एक्सटेंडेड आर्म्स ही है। हम सब मुर्तज़ा साहब नुमाइंदगी सीएम की कर रहे हैं, मैं पीएम की कर रहा हूँ, वोरा साहब अपनी पार्टी कर रहे हैं, हम एक्सटेंडेड आर्म है। अगर जरूरत पड़ी तो प्राइम मिनिस्टर भी हाजिर है कराची, प्राइम मिनिस्टर का भी उतरे जितना मेरा और आपका और मुर्तज़ा साहब का या वोरा साहब का है। आप एमक्यूएम को भी बिठाएं, अपने डिफरेंसेस और पॉलिटिकल चीज़ें जो हो गई है उसको हम इन्वेस्टिगेट करें, उनको बंदगी अंजाम पहुंचाए, जो लोग इन्वॉल्व उनको जेलें करें और उनको कानून सख्त से सख्त सजा दें। लेकिन एट द सेम टाइम इस मसले को उस पेंडिंग के तहत कनेक्ट करके ना और मसले खड़े करें। बच्चों की जाने जा रही है, ये बच्चे बड़े मासूम है, माँ बाप के घर में एक क़यामत टूटती है जिस घर में ये लाशें जब पहुंचती है, सब बैठे एक जगह के ऊपर, इसको रिजॉल्व करके जो है वो वॉर फुटिंग पे, जिसमें आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी को सामने रखते हुए ड्रास्टिक मेजर्स जो हैं वो सबको लेने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कराची के मसाइल जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जाते हैं और एक अजीब तमाशा, एक खेल कराची के लोगों के साथ इस वक्त खेला जा रहा है। मेयर कराची जो हैं वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात ही नहीं हैं। आप सिंध हुकूमत की सुने तो वो कहते हैं कि इख्तियारात हैं, और स्पेशली जब से उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब वाला ये जो सारा एपिसोड हुआ कि ये कहा कि भाई ठीक है उनको हायर कर देते हैं, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ही उनको मुअत्तल भी कर दिया। सो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि शायद मेयर को भी एहसास था कि मुस्तफ़ा कमाल कर जाएंगे, इसलिए उन्होंने और एमक्यूएम के अपने अंदर से भी इस बात पर मेयर पे काफ़ी तनकीद होना शुरू हो गई, तो ये लिहाजा उनको स्टेप उठाना पड़ा। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, इवन वफाकी हुकूमत के लोगों को ही देख लें, एक तरफ वो जो गवर्नर हैं इमरान इस्माइल, वो जाके मेयर के साथ खड़े हो जाते हैं कि जी मेयर जो कह रहे हैं वो सही है, उनके पास वाकई इख्तियारात नहीं है। वफाकी वजीर अली जैदी जो हैं वो जाके मेयर के साथ खड़े हो जाते हैं। ये भी तो एक अजीब सियासत यहाँ पर नज़र आ रही है। और दूसरा सबसे बढ़ के ये कि बार बार आप लोग हल की बात कर रहे हैं, ये जो अभी मिनिस्टर साहब की तरफ से भी सजेशन आया है, बैठने को तैयार हैं आप, जिस तरह इन्होंने कहा है कि गवर्नर हाउस में या सीएम हाउस में रख लेते हैं? सादिया, मैं सिर्फ माली वसाइल के एतबार से आपको बता दूं, चूँकि आप इस्लामाबाद में बैठी हैं, 41 बिलियन रुपीज़ सिंध गवर्नमेंट ने केएमसी को पिछले 3 सालों में दिए हैं। 41 बिलियन रुपीज़, ये पैसे कहाँ लगे एक सवालिया निशान है। और वसीम अख्तर साहब की परफॉर्मेंस के ऊपर फैसल वाडा साहब ने भी सवाल उठाया हुआ है, कोर्ट में गए हुए हैं, अरशद वोरा साहब भी बात कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कोई रिलक्टेंस नहीं है। जहाँ तक फैसल वाडा साहब की इस ऑफ़र का ताल्लुक़ है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। आज तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये फैसला कर लें कि इस इशू पे सियासत नहीं होगी, कल कहें, परसों कहें, तरसों कहें, मैं मीटिंग करवा देता हूँ, तमाम लोग बैठे, जो जो चीज़ें, जो सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट की जानिब से चाहिए आपको, सिंध गवर्नमेंट रेडी है, तैयार है वो तमाम काम करने की। लेकिन अगर इस तमाम गेम के अंदर लोगों का टारगेट ये है कि सिंध गवर्नमेंट को एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करे, सारे इल्ज़ामात सिंध गवर्नमेंट के ऊपर लगा दिए जाएं, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ अनफेयर होगी, उसका दिफा हम करेंगे। लेकिन अगर नेक नियति के साथ सही अंदाज में वो आना चाहते हैं कराची के मसाइल हल करने के लिए, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वेलकम है, वसीम अख्तर साहब भी वेलकम है, एमक्यूएम के दूसरे लीडरान भी वेलकम है। मैं कहता हूँ फैसल वाडा साहब कराची से इलेक्ट हुए, कराची से वो इनिशिएटिव ले लें, वो वफाकी हुकूमत की तर्जुमानी करें। गवर्नर साहब भी बायस नज़र आते हैं, अली जैदी साहब भी बायस नज़र आते हैं। फैसल वाडा साहब मैं देखता हूँ कि सही बात करते हैं, वो साथ चलने को तैयार है, तो हमारा दिल खुला हुआ है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ना हो। और ये आपने जो कहा कि 31 बिलियन तो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो सिर्फ ये ना रह जाए कि जी इतने फंड दे दें, इतने फंड दे दें, क्योंकि फंड्स आते भी हैं तो पता नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए मेरी बात सुने, हमें इशू पता है, हमें करप्शन पता है, हमें मसले का हल भी पता है, ये सारे स्टेक होल्डर्स को मसले का हल पता है। हम बैठे एक प्लान के तहत एक एक यूनिट आइडेंटिफाई करते जाए, टाइमली पूरे कराची को आप 1 साल में भी साफ कर सकते हैं, पैसे आने के बावजूद भी। मशीनरी इंतजाम, ये चीजें, बहुत चीजें मिसिंग है, 40 साल में पीछे ही गए, आगे नहीं गए। हम यूनिट वाइज चलते हैं कि एक जगह पकड़े, उसको सिरे से लगाए, दूसरे को लेके चले। और मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा साहब ने एक अच्छी वेलकमिंग बात की है। मैं मुर्तज़ा साहब को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स का दूंगा कि जी हमारे वफाक के दरवाजे 100 टाइम्स खुले हैं आपके लिए।
आप बताएं, मैं वोरा साहब से बात करता हूं, मैं मुस्तफा कमाल साहब से बात करता हूं, मैं MQ से बात करता हूं, हम मीटिंग अरेंज करते हैं, बैठते हैं, उस दिन उस वक्त तक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक इसका रिजॉल्व ना करके हम निकले। जहां वफाक की जरूरत होगी हम आपका डबल हाथ बढ़ाएंगे आपके साथ, जो हमारा एरिया नहीं है वहां भी करेंगे, क्योंकि कराची हम सबका है। और गेम से हटके, ग्रीवेंसेस से हटके, लेट्स कम टू द पॉइंट टू रिजॉल्व। अच्छा, अब एक और चीज मैं आप तीनों से, क्योंकि आखिर में मैं पहले वोरा साहब से इसका जवाब ले लेती हूं, फिर आप दोनों से, क्योंकि एक और चीज भी है कि अगर हम मिसाल देखें, आप देख लें कि बहुत बड़े शहरों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अगर इंडिया की मिसाल ले लें, दिल्ली की मिसाल ले लें कि वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे बड़े शहरों को चला रहे हैं, कि उनका अपना एक तरीकाकार है, उनकी अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी जगहों पर गवर्नर्स होते हैं, यहाँ पे एक और ओहदा निकाला गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का। सो इस तरीके से उस शहर को मैनेज कर रहे हैं, वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, हर चीजें, ये एक स्पेशल स्टेटस की बात है। वोरा साहब, अगर इस पे कोई चाहे कि भाई कराची ऐसे मैनेज नहीं होता तो दूसरा तरीका देख लेते हैं, तीसरा तरीका देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर जहां विल हो वहां रास्ते निकल आते हैं। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। और मैं ये समझता हूँ जिस तरह अभी बात की कि कंसेंसस के साथ सबको बैठ के जहां पर जरूरत हो, सिंध गवर्नमेंट भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करे, वहां पे SLGO 2013 में अगर कहीं पे चेंजेस करनी है, कहीं पे यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर आना है, तो जब सब मिलके बैठेंगे तो मैं ये समझता हूँ किसी न किसी हल पे पहुंचेंगे। लेकिन फिर अगेन वही बात आ जाती है कि अगर उस मीटिंग में भी मैं अपना फायदा सोच रहा हूँ कि यहाँ मुझे नुकसान हो जाएगा, कोई और अपना फायदा सोच रहा होगा कि यहाँ उसे नुकसान हो जाएगा, तो फिर कंक्लूजन मुश्किल होगा। तो बैठना नेक नियति के साथ होगा। और मैं फिर बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि करप्शन को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर बैठना होगा कि मैंने पैसा कहां से बनाना है। जब तक ये सोच जहन में होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक स्टेप फॉरवर्ड आप नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मेरे पास एक मिसाल है, अगर आप इजाजत बढ़ाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं, मैं एक सेकंड, वोरा साहब एक सेकंड मुझे कह दीजिए। मैं समझता हूं कि जो वोरा साहब ने प्रपोजल दिया है इसको भी आगे लेके चलना चाहिए और हम इस बैठ के रिजॉल्व की तरफ लेके निकले। ASAP बैठे, इसके ऊपर ग्रीवेंसेस डिफरेंस हटाए। मैंने जो सिंध बैराज की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ वोरा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, वो प्रोजेक्ट 4.5 साल का, इसका मतलब नए इलेक्शन आ चुके होंगे, लेकिन उसका फीता वोरा साहब काटे या मुस्तफा वहाब साहब काटे या कोई और काटे, हम कराची और सिंध, मेनली सिंध का मसला और उसके दीगर बड़े शहरों का मसला हल कर देते हैं। ये ना सोचे कि हमारे वोट मिलेगा, कभी हर चीज जो भी की गई है उसको पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे। और रिकॉर्ड बता रहा हूं, इमरान खान साहब का कोई मोटिव और कोई वजीर ये सोच के नहीं करा कि इसकी इलेक्शन की फीता कटाई हम करेंगे। हमारे सारे प्रोजेक्ट जो है वो इलेक्शन के बाद कंप्लीट हो रहे अगले। तो अगर उसका फीता मुर्तजा साहब काटते हैं और फायदा कराची के अवाम को होता है, सिंध की अवाम को होता है, पंजाब के अवाम को होता है, किसी भी अवाम को होता है, हमें फायदा देखना चाहिए। अब मुर्तजा वहाब साहब, ये जो स्पेशल स्टेटस की बात करें, मैंने चले दिल्ली की मिसाल दी, कोई कहेगा कराची को जी अलग से सूबा बना देना चाहिए, कोई कहता है कराची में जनाब तमाम जमातों की एक नेशनल गवर्नमेंट बन जानी चाहिए। ये एक तरीके से तजावीज़ हैं, लेकिन अगर तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों तो कराची के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा लाहे अमल तो सामने आ सकता है जो वर्केबल हो, जिससे वाकई कराची बेहतर हो जाए। मैं बताऊं सादिया, जो चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो नेक नियति है, साफ़ नियत है, जज्बा है। मैं बताऊं, आप जितने ओहदे क्रिएट कर दें, ओहदे क्रिएट करने से मसला हल नहीं होगा। आप एक गवर्नर नहीं 10 गवर्नर बना दें, मसला हल नहीं होगा जब तक लोगों की नीयत ठीक नहीं है। अगर लोगों की नीयत यही है कि मैं कीचड़ उछालूं दूसरे के ऊपर, मैं मसले का हल तलाश नहीं करूं, तो आप जितने भी ओहदे क्रिएट कर देंगे मसाइल का हल तलाश नहीं कर पाएंगे। नेक नियति की इसलिए ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो बार बार हम ऑप्टिक्स के लिए बयानात दे देते हैं ना कि मैं 162 अरब ले आऊँगा, मैं 25 अरब ले आऊँगा, मैं 50 अरब ले आऊँगा, मैं समझता हूँ कराची वाले आपसे अब ये चीज़ें नहीं मांग रहे। कराची वाले आपसे क्या कह रहे हैं? कराची वाले कह रहे हैं कि हमारे मसाइल हैं, दाद रसी करो, कचरा उठाने में हमारी दाद रसी करो, अगर कराची इलेक्ट्रिक काम नहीं कर रही है हमारी दाद रसी करो। और इसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, इन तीनों स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना पड़ेगा। तो अगर साफ नियत के साथ बैठेंगे तभी मसला हल होगा। अगर हम बैठ के सिर्फ ब्लेम गेम की बात करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से फैसल वाडा साहब ने उस सिंध बैराज की बात की थी, एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, आपने देख लिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिस्पांस पॉजिटिव आया। इन्होंने देखा कि पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली उस चीज़ को देखा।
तो इसी बिल्कुल तरह सही की है। चीज़ अगर अली जैदी साहब या बाकी लोग भी कर लें तो मैं समझता हूँ हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी डिमांड ठीक है, चलें दोनों तरफ से उन लोगों के साथ बैठ जाया जाए जहां एक बाहमी एतमाद है, जहां आपको लगता है कि सियासत हो रही है, उन अफराद के साथ, उन इंडिविजुअल्स के साथ ना बैठा जाए अगर लगता है, अगर उनको नहीं है, बट उनको नहीं है ना वो अदम एतमाद सब है ना। बैठेंगे, बिल्कुल कैसे कंसेंसस होगा इंशाल्लाह। चल, We'll लेकिन make a plan. असल चीज वही है कि सादिया, जनाब जब फोटो सेशन नियत से हो बाहर तो निकल फिर आए। कोई ऐसा मसला नहीं सादिया, जिसका हल नहीं निकल सकता। फोटो सेशन से बाहर निकल आए। आई रियली होप के ऐसा हो। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब, अरशद वोरा साहब, फैसल वाउडा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।